आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पीआईबी का करंट अफेयर्स है दोस्तों ये, क्योंकि पीआईबी का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ही सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें रिलीज किया जाता है। और हाल ही में अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ देखा गया कि पीआईबी से बहुत सारे करंट आए हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में एडीओ से भी क्वेश्चन यहाँ आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है, और ये पूरे दिसंबर का करंट है, पीआईबी के स्रोत से उठाए गए हैं। देखिए पहला, काशी तमिल संगमम। इस बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम KTS4 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काशी तमिल संगमम ये काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को नए उत्सव का एक प्रतीक है, और इस उत्सव के तहत शिक्षा, तीर्थ यात्रा, कलात्मक और अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। और इस संस्करण का थीम था काशी कारकलम। इस बार काशी कारकलम का थीम था काशी तमिल संगमम, जो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट था अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसे 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसे 18 से 40 वर्ष के आयु के सभी भारतीय नागरिकों को इसे ये उपलब्ध है। जो भी जिनके भी बैंक में खाते हैं या डाकघर में बचत खाता है, वो इसके लाभ उठा सकते हैं। अटल पेंशन योजना, ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ मिलता है, और इसके तहत पेंशन 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। और 31 अक्टूबर 2025 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन लगभग 8 लाख 34 8 करोड़ 34 लाख हो गए हैं अटल पेंशन के नामांकन। नेक्स्ट है, सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब की पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ जिला निर्यात केंद्र के रूप में नामित किया है, जिसमें समुद्री खाद्य काजू को संभावित निर्यात उत्पादकों के रूप में शामिल किया गया है। तो समुद्री खाद्य को और काजू को संभावित निर्यात उत्पाद के रूप में दक्षिण कन्नड़ जिला में शामिल किया है। किस योजना के तहत, किस पहल के तहत? तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब के तहत। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास इक्विवेरियन। इक्विवेरियन भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण इस बार तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। दिसंबर में ये हुआ है। और इक्विवेरियन का अर्थ होता है मित्र। दोनों देशों के बीच मित्र आपसी विश्वास पर ये संबंधित है। और 2009 में दोनों देशों ने आज बारी बारी से इसे आयोजित किया है। और भारत की पड़ोस नीति यानी कि पड़ोस प्रथम नीति मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को बनाए रखना, उसकी प्रतिबद्धता को ये बनाए रखता है। तो इक्विवेरियन 2019 में शुरू हुआ था, 2009 में, और भारत और मालदीव के बीच होता है। इस बार 14वां संस्करण था, केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। नेक्स्ट है ई स्वराज ऐप। तो ई ग्राम स्वराज ऐप किसका है? पंचायती राज मंत्रालय का है। ई ग्राम स्वराज ऐप का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, योजनाएं, बजट, लेखा, कार्य प्रबंधन, निगरानी की एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता लाना है। पंचायत स्तर पर वर्कफ्लो सुव्यवस्थित करना और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत की विद्युत क्षमता। भारत की विद्युत क्षमता के बारे में बताया गया है कि कुल उत्पादन क्षमता भारत की 5,05,000 मेगावाट हो गई है, जिसमें 2,45,600 मेगावाट जीवाश्म ईंधन से और 2,59,423 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादन हुआ है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा से 2,50,643 मेगावाट उत्पादित किया गया था। देखिए इसमें यहाँ बताया गया है, जीवाश्म श्रेणी में कोयला से सबसे अधिक उत्पादित होता है 2,18,000 मेगावाट, फिर लिग्नाइट से 6,000 के आसपास, फिर गैस से होता है। और कुल जीवाश्म ईंधन क्षमता 2,45,600 मेगावाट में 48.6% की हिस्सेदारी। और नवीकरणीय ऊर्जा का है 49.6%, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा ज्यादा हो गया कुल जीवाश्म ईंधन क्षमता से 2,50,000 लगभग मेगावाट, जिसमें जल विद्युत से है 50,000 मेगावाट, और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा से 2 लाख मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता भारत की स्थापित हो चुकी है। और इसमें देख लीजिए, कुल यहाँ बताया गया है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8780 मेगावाट का हो चुका है, जिसमें हिस्सेदारी 1.74% है। और कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 51.37% है। और कुल स्थापित क्षमता हो गया 5,05,023 मेगावाट, 100%।
नेक्स्ट है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना क्या है? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना जो है, इसका उद्देश्य देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण, शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता को प्रभावशीलता को बढ़ाना है। ई पंचायत मिशन मोड के तहत इसमें लक्ष्य पंचायतों के आंतरिक कार्य प्रवाहों, मुख्य कार्यों को स्वचालित करना और उन्हें कामकाज में अधिक से अधिक नागरिक केंद्रित करना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई पंचायत मिशन मोड शुरू कर रही है। कौन मंत्रालय? तो पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष जी ने यानी कि ओम बिरला ने घोषणा किया है कि भारत सऊदी अरब संसदीय मंत्री समूह का गठन करेगी। तो भारत भारत के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश के साथ भारत संसदीय समूह गठन करेंगे? तो सऊदी अरब के साथ गठन करेंगे। नेक्स्ट है केंद्र कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन नई दिल्ली में राष्ट्र बागवानी बोर्ड के निर्देशक मंडल की 33वीं बैठक आयोजित की गई है। तो इसमें आएगा कि राष्ट्र बागवानी बोर्ड की 33वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। कहा? तो नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद है नई दिल्ली में ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया। तो भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के 20वें सत्र का आयोजन कहा? नई दिल्ली में दिसंबर में किया गया। इस अमूर्त विरासत मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने तत्व? तो 15 तत्व शामिल हैं। देखिए, पहले शामिल हुआ था संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम 2008 में, फिर वैदिक मंत्र उच्चार ये भी 2008 में, रामलीला रामायण पारंपरिक दर्शन भी 2008 में शामिल हुआ था। इसके बाद रम्मान उत्सव है जो धार्मिक त्योहार है भारत का अनुष्ठान हिमालय गढ़वाल क्षेत्रों में 2009 में, फिर 2010 में 3 शामिल हुए थे। केरल का मुडियट्टू है और राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य, जबकि छऊ नृत्य है गुजरात का। ये सभी शामिल हुए थे अमूर्त विरासत की सूची में यूनेस्को के। इसके बाद 2008-10-12 में हुआ था लद्दाख में बौद्ध मंत्र जाप, और फिर मणिपुर का ये संकीर्तन शामिल हुआ 2013 में। पंजाब में जो है यह बर्तन बनाने की ठठेरा कला यह भी शामिल हुआ 2014 में। योग, नवरोज और ये दोनों 2016 में शामिल हुए थे, जबकि कुंभ मेला 2017 में और अंत में शामिल हुआ है गुजरात का गरबा 2023 में, और दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ था यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में, जिसका 20वां सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद था गरुड़ युद्धाभ्यास। गरुड़ युद्धाभ्यास किसके साथ? भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। 10वां संस्करण दिसंबर में हुआ था। कहाँ हुआ? तो यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या है? तो ये गृह मंत्री जो है और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। अर्थ समिट 2025 ग्रामीण भारत को नई आर्थिक दिशा देने वाला एक निर्णायक मंत्र प्रदान करता है, यानी कि मंच प्रदान करता है। तो अर्थ समिट कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। किसने उद्घाटन किया? अमित शाह जी ने। और यह क्या है? तो ग्रामीण भारत के नई आर्थिक दिशा को मजबूत करने वाला समिट है, महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अभ्यास हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो यह राजस्थान में किया गया है, भारत में होता है। यह राजस्थान के महाजन फील्ड रैंकिंग में हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। हरिमो शक्ति का 5वां संस्करण था, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है कृष्णा वेणी संगीता नीरज नमन 2025। कृष्ण वेणी संगीता नीरज नम 2025 भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आंध्र प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग की सहायता से 6 से 7 दिसंबर को विजयवाड़ा में कृष्णा वेणी संगीत नीरजम के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका थीम था तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्ध उत्सव। तो तेलुगु संस्कृत परंपराओं की समृद्ध उत्सव किसका थीम था? तो कृष्णा वेणी संगीता नीरजनम। ये कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में आयोजित हुआ है, और यह 3रा संस्करण था। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, आंध्र प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसके बाद है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। इस बार विषय था इसका विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। 11वां संस्करण था भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 2015 से शुरू हुआ है और इस बार 11वां संस्करण दिसंबर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है उम्मीद केंद्र पोर्टल। तो उम्मीद पोर्टल क्या है? यह केंद्र अल्पसंख्यक
कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया है और यह भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। 6 जून 2025 को शुरू किया गया है। तो हो सकता है सीधे ये डेट आ जाए कि उम्मीद पोर्टल किरण रिजिजू ने जारी किया है कब, तो 6 जून 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरा वैश्विक सम्मेलन। यह 17 से 19 दिसंबर 2025 के नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जबकि पहला संस्करण आयोजित हुआ था 2023 में गुजरात में। तो इस बार दूसरा संस्करण था, इस बार नई दिल्ली में किया गया और पहला गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, तो यह श्रीलंका में मानवीय सहायता और आपदा रहित बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु भारतीय नौसेना ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को बचाया, यानी कि मानवीय सहायता दिया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आया जो जून 2025 में। इसी के आधार पर भारत सरकार ने ये जारी किया पीआईबी में और बताया कि ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट पेमेंट सिस्टम माना गया है। इसके अलावा एससीआई वर्ल्ड वाइड की 2024 रिपोर्ट में प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम के अनुसार यूपीआई की ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 49% की हिस्सेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जून में रिपोर्ट में यह बताया गया कि अपना यूपीआई जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा रियल फास्ट पेमेंट सिस्टम है। और साथ ही एसआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम के अनुसार भी यह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वैल्यू में कितना हिस्सेदारी, 49% की हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन यह केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन IAL की तीसरी काउंसिल सत्र की वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन कहाँ ये किया गया, तो बंबई में किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, केंद्रीय जहाज रानी बंदरगाह मंत्री हैं और तीसरे सत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है यूनेस्को को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया, किसे, तो दीपावली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका पैसा आपका अधिकार। यह क्या है, तो आपका पैसा आपका अधिकार के तहत इसका उद्देश्य है लोगों को उनकी दावा रहित जमा राशि, बीमा राशि, लाभांश, अन्य वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में सक्षम बनाना है। ये किसने शुरू किया है, शायद ये हमें लग रहा है ये आरबीआई शुरू किया होगा, इसे सर्च कर लेना है। नेक्स्ट है संचार मंत्री स्कीम। जो है संचार मित्र स्कीम क्या है, तो संचार मित्र स्कीम का उद्देश्य है भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और समाज तक पहुंच के लिए उत्प्रेरक तौर पर जोड़ना है। तो संचार मित्र स्कीम है डिजिटल रूप से युवाओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है भारत वायुसेना के द्वारा असम के मोहनबाड़ी वायुसेना स्टेशन पर 1971 के युद्धक में भारत की जीत की स्मृति में विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो विजय दिवस लगभग 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कहाँ किया गया इस बार विजय दिवस 2025 में, तो मोहनबाड़ी वायुसेना स्टेशन कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट है आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS। आदर्श युवा ग्राम सभा पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सहकारी सहयोग संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। यह जमीनी स्तर पर जमीनी लोकतंत्र का एक अनुभवनात्मक अनुकरण है। छात्र एजेंडा करने, विचार विमर्श करने, बजट बनाने, प्रस्ताव पारित करने सहित मॉक ग्राम सभा सत्र आयोजित करते हैं जो वैधानिक ग्राम सभा प्रक्रियाओं को बारीकी से प्रतिबिंबित करते हैं। तो आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के पहल से स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके तहत छात्रों को यह एजेंडा बताया जाता है, सिखाया जाता है, बजट बनाना, प्रस्ताव पारित करना, इस सबका मॉक ड्रिल किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान और विज्ञान साहित्य महोत्सव। विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव। केंद्र विज्ञानिका औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वैज्ञानिक संचार और नीति अनुसंधान नई दिल्ली में, विज्ञान भारती, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ संयुक्त रूप से दिसंबर 2025 में 8-9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के अंतर्गत विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया। तो विज्ञानिका विज्ञान साहित्य उत्सव का आयोजन किसके साथ, एक न होकर बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया। इसमें भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि ने मिलकर किया है।
नेक्स्ट है 13वीं भारत कौशल रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा 13वीं भारत कौशल रिपोर्ट। इंडिया स्किल रिपोर्ट ईटीएस का वार्षिक प्रकाशन है। यह संगठन निजी वैश्विक शिक्षा और प्रतिभा समाधान संगठन है। तो यह जो है इंडिया स्किल रिपोर्ट जो जारी किया है 13वां ईटीएस जारी किया है, वार्षिक रूप से जारी करता है। यह निजी वैश्विक शिक्षा और प्रतिभा समाधान है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार बताया गया है भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 17-18 में 6% थी, जो घटकर 23-24 में 3.2% रह गई है। और 15 से 59 वर्ष के आयु के 4.1% व्यक्तियों ने औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि 30.6% अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी कि कौशल प्राप्त करते हैं। युवा पेशेवरों में प्रतिभाशाली समूह की उपलब्धता के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों की पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। तो 15 से 59 वर्ष यानी कि कार्यकाल समूह जो है भारत में, जो कार्यशील समूह है, वो 4.1% व्यक्ति औपचारिक रूप से तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं, यानी कौशल प्राप्त करते हैं, और 30.6% अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट है राष्ट्र मखाना बोर्ड की पहली बैठक। तो राष्ट्र मखाना बोर्ड की पहली बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई है, कृषि भवन में, जिसकी अध्यक्षता किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने घोषणा किया था कि राष्ट्र मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, जिसका स्थापना बिहार में किया जाएगा, और यह पूर्णिया में स्थापित हो चुका है। 15 सितंबर 2025 को आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका आधिकारिक घोषणा किया। सरकार ने 25-26 से 30-31 के लिए, मतलब कि 5 सालों के लिए 476 करोड़ का खर्च करने का लक्ष्य रखा था और इसे स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट है भारतीय भाषा उत्सव 2025। शिक्षा मंत्रालय के विश्वविद्यालय शिक्षा साक्षरता विभाग 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया है। तो भारतीय भाषा उत्सव कहाँ किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में बाल भवन में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? राष्ट्रपति ने मियाना रेलवे स्टेशन को, और यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा में रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है। सरकार ने बताया है कि 2004 से 14 के बीच देश में औसत 171 से घटकर दुर्घटना जो रेलवे की होती थी 171 से घटकर वह 25-26 में 11 रह गई है, यानी कि रेल सुरक्षा में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, कानपुर उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब में स्थापित किए जाएंगे। तो 5 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, चेन्नई, भुवनेश्वर उड़ीसा, हैदराबाद, लुधियाना और कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मांडला जिले के मालवल्ली में आदि जगत गुरु जो हैं श्री शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामी जी के 1066वें जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामी जी के कैमा जयंती था? तो 1066वां था। कर्नाटक में मांड्या जिले में राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है। तो इसमें पूछा जा सकता है मोदी जी ने किया? नहीं, इसमें राष्ट्रपति जी ने इनका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है परमवीर दीर्घा। परमवीर दीर्घा को भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया परमवीर दीर्घा का। परमवीर दीर्घा क्या है? तो यह परमवीर चक्र विजेता 21 विजेताओं का चित्र है, इसमें प्रदर्शित किया गया है। उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था, जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता, साहस और आत्म बलिदान के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अली अहमद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया के साझेदारी को मजबूत करने के लिए, उनके असाधारण योगदान के लिए, वैश्विक राजनेता के रूप में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान इथोपिया दिया है। तो इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रेट ऑनर ऑफ द इथोपिया। लेकिन उनके प्रधानमंत्री इथोपिया के हैं डॉक्टर अबी अहमद। इसके साथ ही मोदी जी को ओमान का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, ऑर्डर ऑफ ओमान। इसे द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान कहा जाता है। ओमान के सुल्तान कौन थे? हय्यम बिन तारिक
ओमान के सुल्तान थे। नेक्स्ट है द्वितीय डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन, अभी ऊपर ये आया था, यही है द्वितीय डब्ल्यूएचओ का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ ने दोनों मिलकर यह वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक 2025 में किया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, जबकि पहला वाला आयोजित हुआ था गुजरात में 2023 में। देखिए पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ की दिल्ली घोषणा पत्र में क्या कहा गया है। दिल्ली घोषणा पत्र में दिसंबर को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त रूप से आयोजित उक्त पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन को संतुलन पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण विज्ञान अभ्यास विषय पर आयोजित किया गया था। दिल्ली घोषणा पत्र 4 क्षेत्रों से जुड़े संकल्पों पर केंद्रित है। ये 4 संकल्प थे: साक्ष्य आधारित ज्ञान को मजबूत करना, सुरक्षा, गुणवत्ता, सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षित और प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण, नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना। तो ये था दिल्ली घोषणा पत्र के 4 संकल्प। इसके थीम क्या थे? तो इसका थीम था संतुलन पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा ये सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, तो साक्ष्य आधारित ज्ञान, गुणवत्ता, सुरक्षा, सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य प्रणालियों की सुरक्षित और प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारपूर्ण उपयोग। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी सहायक खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू किया गया है। तो सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना देश में क्षमता बढ़ाने के लिए 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को अनुमोदित किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसका उद्देश्य पीएससीएस की प्रचलन क्षमता, आय बढ़ाना, उन्हें बहु सेवा केंद्रों को बदलना ताकि वह अन्य सुविधाओं के साथ स्थानीय प्रसंस्करण, भंडारण, वित्तीय और ऋण सेवाओं से आने की सुविधाओं को प्रदान किया जा सके। भारत सरकार की विभिन्न मौजूद स्कीमों जैसे कि कृषि अवसंरचना निधि, विपणन अवसंरचना, कृषि यांत्रिकरण मिशन, उप प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आदि के अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो भारत ने अन्न भंडार की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न योजना शुरू किया है। 2021 में इसकी घोषणा किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन 25 में अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत प्रसंस्करण, भंडारण, वित्तीय और ऋण सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है सहकार सारथी। तो सहकार सारथी स्थापना ग्रामीण सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के सक्षम बनाने के लिए किया गया है। साझा सेवा इकाई एसएसई भारत रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद सहकार सारथी की स्थापना की गई। 21 जुलाई 2025 को यह पंजीकृत हुआ था। प्रधान अधिकतम पूंजी इसमें प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है। नाबार्ड, एनसीडीसी और ग्रामीण सहकारिता बैंकों को शेयरधारिता इसमें 33.33% निर्धारित की गई है। तो सहकार सारथी यह क्या है? तो ग्रामीण सहकारी बैंकों का एक आधुनिक सेवा बनाने के लिए इसे चालू किया गया है और इसमें पूंजी 1000 करोड़ का होगा। नाबार्ड और अन्य ग्रामीण सहकारी बैंकों की शेयर इसमें 33% होगा। रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बाद इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ई हेल्थ एआई इकाई की सहयोग से 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक मधुमेह रेटिनोथेरेपी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें ये आ सकता है सवाल, ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक मधुमेह रेटिनोथेरेपी स्क्रीनिंग कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली में शुरू किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में। नेक्स्ट है बिहार में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 518 चार्जिंग स्टेशनों की संख्या है। नेक्स्ट है भारत का दूरसंचार निर्यात। भारत का दूरसंचार निर्यात 5 वर्षों में 72% की वृद्धि हुआ है। 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपए का था निर्यात, जो 24-25 में बढ़कर 18,406 करोड़ का हो गया है। आयात लगभग 51,000 करोड़ के स्तर पर आने की स्थिर बना हुआ है। आयात 51,000 करोड़ का होता है दूरसंचार में और भारत निर्यात करता है 18,400 करोड़ का, जिसमें 72% की वृद्धि हुआ है 5 वर्षों में। देश में इसमें बताया गया कि 778 जिलों में से 767 जिले, लगभग 10 जिले कम मान लेते हैं, 767 जिले 5G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। वर्तमान में भारत में 36 करोड़ 5G ग्राहक हैं। यह 2026 तक बढ़कर 42 करोड़ हो सकते हैं। 2030 तक 100 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। तो भारत में 5G ग्राहक कितने हैं? 36 करोड़ और 2026 तक कितने हो जाएंगे? 42 करोड़ और 30 तक 100 करोड़। कितने जिलों में 5G नेटवर्क है? 767 जिलों में है।
इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षमता पर भी आया था रिपोर्ट, पहले भी बताया जा चुका है। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना हो गया है? 8780 मेगावाट। 2024-25 के दौरान परमाणु ऊर्जा बिजली कितनी मिलियन यूनिट? तो 5600 यानी 56,681 मिलियन यूनिट हो गई है। 8780 मेगावाट याद रखिए। नेक्स्ट है 2024-25 में देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना था? तो 24-25 में 3.1% परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी था, 8780 मेगावाट था। नेक्स्ट है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, EB4 वीजा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 29 नवंबर 25 को ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4 वीजा के अंतर्गत उत्पादों से संबंधित गतिविधियों के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी पेशेवरों को आमंत्रित करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने बेहतर उद्देश्य के लिए बिजनेस वीजा व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सुधारों का एक श्रृंखला है। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा। नेक्स्ट है भारत नौसेना के दूसरे वायु स्क्वाड्रन INSAS 335 द ऑस्प्रे 17 दिसंबर 2025 को गोवा में स्थित INS हंसा में आयोजित एक भव्य समारोह में कमीशन किया गया। तो दूसरा वायु स्क्वाड्रन है भारत का द ऑस्प्रे 335। द ऑस्प्रे 335 क्या है? तो दूसरा वायु स्क्वाड्रन है। इसे कहाँ शामिल किया गया? तो गोवा में शामिल किया गया। INS हंसा में इसको आयोजित किया गया था। MH-60R हेलीकॉप्टर का संचालन करता है यह, और MH-60R सभी तरह के मौसम में दिन रात संचालन करने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है। पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज बचाव आदि में, चिकित्सा में, समुद्री जहाजों की आपूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण जहाज है। MH-60R 60R। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच किया जाता है। साइक्लोन का दूसरा संस्करण में भाग लेने भारतीय दल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE गए थे। यह 18 से 30 दिसंबर के बीच अबू धाबी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इसमें 4.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूर्वोत्तर में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट है जियो पारसी परियोजना। जियो पारसी परियोजना क्या है? तो यह पारसी समुदायों की संख्या घट रहा है, इसे रोकने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था 2013-14 में। जियो पारसी योजना को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसे अधिसूचित किया गया था। पारसी समुदायों की आबादी घट रहा था। 1941 में 1,14,000 थे पारसी, लेकिन 2011 में घटकर 57,267 बच गए थे। फिर इन्हें 5 वर्षों में बढ़ाने की कोशिश किया गया है। 2020 से 2024 के बीच इनमें 17.64 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, जिसमें 232 शिशुओं का जन्म हुआ था। इसके बाद है रेलवे ब्रॉडगेज नेटवर्क की पूर्ण विद्युतीकरण हो गया है। भारत में जितने भी रेलवे के ब्रॉडगेज हैं उनमें 99.2% विद्युतीकरण पहुंच गया है, जबकि चीन में मात्र 82% और ब्रिटेन में 39% और रूस में 52% ही विद्युतीकरण हो पाया है। 14 रेलवे जोनों में 25 राज्यों के शासित प्रदेशों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। 25 राज्यों के शासित प्रदेशों में बिहार में 100% विद्युतीकरण की दर है। रेलवे स्टेशनों के 6,117 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा भी उपलब्ध है। नेक्स्ट निधि योजना। तो निधि योजना क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 2016 में नवाचार विकास उपयोग के लिए राष्ट्रीय निधि योजना कार्यक्रम शुरू किया था। 2016 में प्रौद्योगिकी और विज्ञान विभाग ने निधि योजना के तहत DST विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग आधारित स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सफर में सहायता प्रदान किया गया। बिहार में 6 स्टार्टअप महिला नेतृत्व वाले इसमें निधि योजना के तहत शामिल किए गए हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से स्टार्टअप से संबंधित है निधि योजना। नेक्स्ट है नव्यार पहल। नव्यार पहल क्या है? तो नव्यार पहल ये किशोरियों को कौशल प्रदान करने वाला पहल है। नव्या पहल के तहत डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, AI सक्षम सेवाएं प्रदान करना, हरित रोजगार, अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे गैर पारंपरिक और आधुनिक रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है नव्या योजना के तहत। नेक्स्ट है खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने चेन्नई में पहला विश्व कप जीतने के बाद भारतीय स्क्वैश टीम को सम्मानित किया है।
तो भारत ने पहला बार स्क्वैश का विश्व कप जीत लिया है। ये पहला विश्व कप जीता भारत ने जीता है। किसको हराया? तो फाइनल टूर्नामेंट में हांगकांग को 3-0 से हराकर विश्व स्क्वैश कप खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद भारत चौथा देश बना है विश्व स्क्वैश खिताब जीतने वाला। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया पहला जीता था, इंग्लैंड दूसरा और मिस्र के बाद तीसरा बन गया है। और यह इस बार चेन्नई में भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और ओमान के बीच 18 दिसंबर को व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। तो ओमान और भारत के बीच 18 दिसंबर 25 को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था, जिसे CEPA कहा जाता है, सेपा कहा जाता है। CEPA ओमान के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पहले JNZ डाकघर का उद्घाटन किया गया, विजयपुर परिसर में किया गया है। तो JNZ डाकघर कहाँ? जम्मू कश्मीर के विजयपुर में स्थापित किया गया। विजयपुर देश का पहला AIIMS बन गया है, यानी कि JNZ डाकघर वाला बन गया है। और पहला JNZ डाकघर भारत में IIT दिल्ली में स्थापित किया गया था। इंडिया पोस्ट ने कर्नाटक का पहला JNG थीम वाला नया पोस्ट ऑफिस अचित नगर पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इंडिया पोस्ट ने मतलब देश का पहला JNG थीम वाला नया पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया? अचित नगर पोस्ट ऑफिस, ये बेंगलुरु में बनाया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर में डाकघर स्थापित हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आया था फिर विद्युत उत्पादन क्षमता पर ही बताया गया था PIB में कि भारत का विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट हो गया है, जिसमें 2,45,600 मेगावाट जीवाश्म ईंधन से उत्पादन होता है और 2,59,000 गैर जीवाश्म ईंधनों से, जिनमें सौर ऊर्जा से यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से होता है 2,50,643 मेगावाट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 दिसंबर 2025 को तेलंगाना और हैदराबाद के तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो तेलंगाना लोक सेवा राष्ट्र आयोग के अध्यक्षों का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के दौरान निष्पादित कार्य प्रतिशत कितना रहा? तो 111% रहा छठा सत्र के दौरान। 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चर्चा आयोजन किया। इस विषय पर 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की गई, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया था। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 8 दिसंबर को मोदी जी ने जब चर्चा किया संसद में, कितने मिनट तक? तो 11 घंटे 32 मिनट तक, और 65 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है सुरक्षा सेमिनार 2025। नगर विमानन गृह मंत्रालय के नगर विमानन महानिदेशालय नई दिल्ली में भारत विमानन अकादमी में सफलतापूर्वक सेफ्टी सेमिनार 2025 का आयोजन किया। नई दिल्ली में सुरक्षा सेमिनार। नेक्स्ट है कर्नाटक के विजयपुरा जिले में GI टैग प्राप्त इंडिलाइलम का निर्यात किया गया है 3 टन ओमान को। ओमान को यह खेप भेजने से पहले 24 अगस्त 2025 को GI टैग प्राप्त इंडिलाइलम की 3 मीट्रिक पहली खेप निर्यात दुबई भेजी गई थी। तो इंडिलाइलम क्या है? इंडिलाइलम यह कर्नाटक में उगता है और यह खेप भेजा गया है। अभी 3 टन ओमान भेजा गया है। सबसे पहले इसे दुबई भेजा जा चुका था। इंडिलाइलम एक GI टैग कुछ खाद्य पदार्थ है क्या खाने वाला, तो इसे भी देख लेना है। इंडिलाइलम क्या है? नेक्स्ट, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत ने 36 स्वर्ण पदक और 28 रजत और 38 कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो एशियन पैरा यूथ गेम्स 2025 में भारत कितने स्वर्ण? 36, 28 रजत और 38 कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, निर्यात कार्गो एक्सप्रेसवे इच्छापुरी गुरुग्राम मुंद्रा पोर्ट पर चलाई जा रही है। तो पूछा जाएगा निर्यात कार्गो एक्सप्रेस इच्छापुरी कहाँ चलाई जा रही है? तो मुंद्रा पोर्ट गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है पेशा महोत्सव 2025। पेशा महोत्सव यह पंचायती राज से संबंधित है। इसे पंचायती राज मंत्रालय 1996 के तहत लागू किया गया है। हर वर्ष आयोजित होता है। 2 दिवसीय पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया और यह महोत्सव 23-24 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। पेशा महोत्सव पेशा अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को पेशा दिवस भी मनाया जाएगा। पेशा अधिनियम 1956 के बारे में जानकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के M-4B के तहत संसद ने अधिनियम के तहत भाग 9 में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तारित हेतु पंचायती प्रावधान अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया था। इसे ही पेशा अधिनियम कहा जाता है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 के A के तहत 5वीं अनुसूची में जो संबंधित होते हैं उन्हें ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। 5वीं अनुसूची से संबंधित 10 राज्यों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें 10 राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा,
राजस्थान, तेलंगाना अधिसूचित क्षेत्र हैं। 5वीं अनुसूची के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तो होगा ही, उड़ीसा भी होगा, महाराष्ट्र भी है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि उत्तर का हिमाचल प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी उथले पानी की जहाज अंजदीप। तो गार्डनर रिच बिल्डर्स इंजीनियर्स ने कोलकाता के द्वारा अंजदीप को बनाया गया है। यह उथले पानी का जहाज है, पनडुब्बी रोधी है। इसका अ, इसे यानी कि यह तीसरा अंजदीप जहाज है जो 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में नौसेना में शामिल किया गया। यह पूर्व पूर्व सेवा मुक्त तटीय पट्टिया की श्रेणी का युद्धपोत आईएनएस अंजदीप का पुनर्जन्म है। कर्नाटक का जो तट है अंजदीप के नाम पर इसे रखा गया है। अंजदीप को उथले पानी का युद्धपोत है, गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किया। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति निवास में किसने किया है? राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति जी ने वासुदेव देवनानी ने इसे लिखा था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जी ने सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति आवास के प्रोफेसर सिकंदर कुमार की लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का भी विमोचन किया। तो एक और पुस्तक है मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण का भी विमोचन उपराष्ट्रपति जी ने ही किया है उपराष्ट्रपति आवास में। जबकि सनातन संस्कृति पर अटल दृष्टि इसका लेखक थे वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट है राष्ट्र उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम था डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान, उपभोक्ता दिवस का थीम था। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। भारतीय तटरक्षक बल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की 2 पीसीवी परियोजना के तहत दिसंबर में पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है पीसीवी समुद्र प्रताप बेड़े में शामिल हो गया है। यार्ड 1267 नाम है। तो प्रदूषण नियंत्रण पोत है पहला समुद्र प्रताप, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तहत बनाया गया है और भारत में शामिल हो गया है। भारतीय तटरक्षक बल स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला समुद्र प्रताप पहला ये प्रदूषण पोत है। तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा पोत है यह तटरक्षक बेड़े का सबसे बड़ा पोत था। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण पोत। भारतीय तटरक्षक बल का ऐसा पहला पोत है जो डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता से लैस है। इसे FI2 या FFV2 प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। तो पहला तटरक्षक बल का ऐसा पोत है जो डायनेमिक पोजीशन पर भी नियंत्रण करता है, समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संथाली भाषा भारत संविधान जारी किया है। तो संथाली भाषा जिसे 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, इसी का एक संविधान की कॉपी भारत का संविधान राष्ट्रपति जी ने जारी किया है राष्ट्रपति भवन में। इसकी भाषा ये जो संथाली है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति ने पनडुब्बी आईएनएस वाघसीर से यात्रा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम तट पर आईएनएस वाघसीर में यात्रा किया है। 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसेना बंदरगाह पर यह यात्रा उन्होंने किया था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। स्वदेशी कलावेरी श्रेणी की पनडुब्बी राष्ट्रपति की पहली यात्रा था। आदर्श वाक्य था वीरता वर्चस्व विजय। जबकि स्वदेशी कलावेरी श्रेणी की पनडुब्बी पर राष्ट्रपति जी ने पहली यात्रा की थी। इस बार वाघसीर में यात्रा किया है, पनडुब्बी में दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर 25 को दिल्ली के पूसा में आयोजित किया गया है। इसका थीम था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। तो मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसका थीम क्या था? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट है युवा बिजनेस सम्मेलन 2025 अहमदाबाद गुजरात में विश्व उमिया फाउंडेशन के द्वारा युवा बिजनेस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो ये युवा बिजनेस सम्मेलन का किस फाउंडेशन? उमिया फाउंडेशन। कहाँ किया गया? गुजरात में, अहमदाबाद में। इसके बाद है भारतीय नौसेना का नौकायन पोत कौंडिन्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह पारंपरिक नौकायन पोत है। 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से ओमान
सल्तनत के मस्कट के लिए अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना हुआ। तो कौंडिन्य स्वदेशी पोत है भारत का। यह नौसेना पोत कहाँ रवाना हुआ? तो पोरबंदर से यह ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ पहली विदेशी यात्रा पर। तो ये थे पीआईबी दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसे बार-बार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि पीआईबी से डायरेक्ट करंट फँस रहे हैं, लड़ रहे हैं।